नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विपिन कुमार है। गीता जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास की पूर्वावलोकन सीरीज लेकर आए हैं। यह सीरीज जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है, जिससे आपका संपूर्ण रिवीजन हो जाए। यह इस सीरीज का पहला वीडियो है। आगे भारतीय इतिहास के समस्त टॉपिक का वीडियो आएगा ऐसे रिवीजन सीरीज का, जिससे आप लोगों की तैयारी और बेहतर हो सके। आने वाले एग्ज़ाम जो यूपी पीसीएस के हैं, लोअर पीसीएस, बिहार पीसीएस, सबकी तैयारी जिससे आपकी और बेहतर हो जाए। ये इस सीरीज का पहला वीडियो है। लगातार इसके सारे वीडियो आएंगे और जितने सब्जेक्ट हैं सबके ऐसे ही पूर्वावलोकन सीरीज के वीडियो आएंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? मध्य पाषाण काल में। ठीक है, यहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है पशुपालन की। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो महदहा है, प्रतापगढ़ में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। यहाँ से हड्डी के सींग वाले और तमाम हथियार प्राप्त हुए हैं, जो मध्य पाषाण कालीन बताए जाते हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। ये लहुरा देव है, मेहरगढ़ है, इन सभी स्थानों से खाद्यान्नों की कृषि प्राप्त के प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं। जैसे मेहरगढ़ से गेहूं के, लहुरा देव से चावल की भूसी का साक्ष्य मिला है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए क्वेश्चन आ गया लहुरा देव से। लहुरा देव से पहले मेहरगढ़ माना जाता था, लेकिन अब नवीनतम खोजों के अनुसार लहुरा देव सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है लहुरा देव से 8000 ईसा पूर्व के मिलते हैं। ठीक है, 8000 से 9000 ईसा पूर्व के हैं। नहीं तो इसके पहले क्या था, बलूचिस्तान के पास मेहरगढ़ जो है, वहाँ से 7000 ईसा पूर्व में गेहूँ के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। लेकिन अब अगर जैसे ऑप्शन में लहुरा देव न रहे तब मेहरगढ़ आंसर होगा। अगर लहुरा देव है सबसे प्राचीनतम में, तो लहुरा देव ही आंसर माना जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका अपनी गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ये जो क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पहले क्वेश्चन देखकर अपने मन से आंसर कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके, उसके बाद फिर देखिएगा मैं क्या आंसर बता रहा हूँ। भीमबेटका जो है अपनी गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका का चट्टानी शरण स्थल जो है भोपाल से 45 किलोमीटर दूर रायसेन जिला है। एक बार क्वेश्चन यही डायरेक्ट बन गया था कि भीमबेटका किस जिले में स्थित है, तो रायसेन जिले में स्थित है, एमपी के। यहाँ से क्या है, शैल चित्र प्राप्त हुए हैं और 700 से अधिक शरण स्थली जो है इसकी पहचान की जा चुकी है यहाँ पर। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल शवाधान से प्राप्त हुआ है? बड़ी समस्या थी। अगर मालिक गया तो समझ लीजिए कुत्ता भी गया। तो ये था बुर्जहोम से। बुर्जहोम कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में था, जम्मू कश्मीर में बुर्जहोम। यहाँ से एक गर्तावास भी मिला है। गर्तावास का मतलब हुआ गड्ढे में घर, लोग गड्ढे में रहते थे। ठीक है, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्जहोम से। ठीक है, बुर्जहोम से पाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है। मालिक की मृत्यु के पश्चात कुत्ते को भी, पता नहीं मार के दफन करते थे या जिंदा, ये तो नहीं पता, लेकिन दफन कर दिया जाता था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस विभाग के अंतर्गत आता है? संस्कृति मंत्रालय के तहत। एएसआई जो है संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को इसका सर्वेक्षक नियुक्त किया गया था। ठीक है, तब ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ही एक विभाग था। लेकिन जब कर्जन आया, लॉर्ड कर्जन ने 1902 में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर, मतलब एक अलग से विभाग बना दिया। उसके बाद जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया। तो जॉन मार्शल की भारतीय वो हड़प्पा सभ्यता जो है उसमें खोज में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, इसके क्या प्रमाण है? वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी। देखिए लिपि सभी सभ्यताओं की थी, लेकिन इस आधार पर ये नहीं बताया जा सकता कि ये गैर आर्य थी।
क्योंकि हड़प्पा की लिपि पढ़ी नहीं जा सकी। ऐसे तमाम लिपियां हैं जो पढ़ी ही नहीं जा सकी, उससे कुछ पता ही नहीं चलता है। उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, खेती तो थी, लेकिन ये इतना मतलब नहीं कहा जा सकता कि गैर आर्य इसीलिए थी, क्योंकि आर्य के काल में भी खेती होती थी। उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था, ये भी नहीं है। वह नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, जो आर्य सभ्यता थी वो ग्रामीण थी, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो पहली नगरीय सभ्यता थी, और सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात नगरों का पतन हो गया, फिर से ग्रामीण स्थिति आ गई। फिर धीरे धीरे गुप्त काल तक, मौर्य काल के बाद फिर ऐसे ऐसे, क्योंकि वैदिक काल ये सब ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर थे। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा में क्या होता है, ये लोग जावर खान है राजस्थान की, वहाँ से चांदी खूब लेके आते थे, बहुत ज्वेलरी पहनते थे ये लोग। ठीक है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य विधिवत इसका प्रयोग है। ठीक है, चांदी के ये लोग राजस्थान की जावर और अजमेर की खानों से चांदी प्राप्त करते थे। ठीक है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? आप लोग कर लीजिए, इसे अटेम्प्ट लीजिए। ये पूर्व आर्य, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल, कुषाण काल। देखिए, कुषाण काल सबसे आधुनिक था, उससे पूर्व क्या था? मौर्य काल। फिर इसमें भी मूर्ति पूजा थी। फिर उत्तर वैदिक काल, फिर वैदिक काल, इससे पूर्व आर्य। पूर्व आर्य का मतलब क्या हुआ? हड़प्पा सभ्यता। ठीक, हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि आर्य से वैदिक काल की शुरुआत हुई है। तो पूर्व आर्य जो था वो हड़प्पा सभ्यता था, और हड़प्पा सभ्यता में मूर्ति पूजा के साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि वहाँ पर एक मृण मूर्ति मिली है, वो देवी की मूर्ति मिली है, जिसमें क्या है, उनके पेट से वृक्ष निकलता हुआ दिखाया गया है। ठीक, और एक सींग वाले देवता की मूर्ति भी मिली है, इसे पशुपति शिव कहा जाता है। ठीक, पशुपति शिव माना गया है, पशुपति शिव। तो मतलब मूर्ति पूजा का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है वो कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता से, पूर्व आर्य से। लेकिन मूर्ति पूजा ही होती थी उस समय। हड़प्पा सभ्यता में कर्मकांड नहीं होते थे, यज्ञ नहीं होता था, और मंदिर के भी साक्ष्य नहीं मिले, सिर्फ मूर्ति पूजा होती थी। एक जुते हुए खेत की खोज कहाँ से की गई थी? कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में। कालीबंगा का मतलब काले रंग की चूड़ियाँ, इसी से कालीबंगा का नाम पड़ा है, या राजस्थान में है। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति। ठीक है, इनको देखिए कौन सा सही नहीं है। आलमगीरपुर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। आलमगीरपुर, देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है उत्तर में यहाँ पे कश्मीर था। ठीक, मांडा, नीचे था दायमाबाद नीचली सीमा थी, महाराष्ट्र में थी, प्रवरा नदी के किनारे ये चिनाब। और इधर क्या था? ठीक है, कहाँ पे था? यूपी में हिंडन नदी के किनारे। और इधर था सुतका गिंडोर, बलूचिस्तान में दास्क नदी के किनारे। ये सीमा हो गई चारों दिशाओं की, मतलब इसके बीच में ही हड़प्पा सभ्यता फैली थी, विस्तृत हुई थी। दायमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। बनावली हरियाणा है। राखीगढ़ी ये भी हरियाणा में है। ठीक है, वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पूरा स्थल करता है, किस नदी पर है? लोथल जो था वो गोदीवाड़ा था कहाँ का? हड़प्पा सभ्यता का, मतलब पोर्ट था ये, सी पोर्ट। ये कहाँ पर है? भोगवा नदी के किनारे था, गुजरात में। ठीक है, गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित था। प्राचीनतम गोदीवाड़ा माना जाता है इसे। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी है, भारत का ये सबसे बड़ा है। और वैसे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? कौन सी सिटी है? मोहनजोदड़ो जो है सिंध नदी के किनारे है, ये सबसे बड़ा पूरा स्थल है। सिंध नदी के किनारे सिंध जिले में मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे किसकी? मैंने पहले ही बताया, पशुपति शिव की पूजा करते थे। उस समय अन्य देवताओं की संकल्पना नहीं की गई थी, ये सब वैदिक काल में हुई। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। आप लोग सॉल्यूशन एक बार पढ़ लीजिएगा इसका पूरा। ये योगी की एक प्रतिमा मिली है, उनको सिर पर सींग थी। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले? मोहनजोदड़ो जो है ना, ये बहुत डेवलपमेंट जिला था, बहुत ज़्यादा डेवलप था। यहाँ से प्रत्येक घर में कुएं, अपने प्राइवेट कुएं मिले हैं। जैसे आज के समय में हैंडपंप सबके घर पे होता था, वैसे वहाँ पे सभी घरों में कुएं होते थे।
और शौचालय होते थे सभी घरों में ज़्यादातर अपने। तो ये सब बहुत उन्नत व्यवस्था थी वहाँ पर, ठीक। और भारत में सबसे उन्नति अगर ये जल प्रबंधन की व्यवस्था देखी जाए तो कहाँ था? धौलावीरा में था। धौलावीरा में ये क्वेश्चन आया है, भारत में सबसे उन्नत जल व्यवस्था कहाँ थी? धौलावीरा में थी, ठीक है। यहाँ पे भी लोग बांध वगैरह बनाते थे। मोहनजोदड़ो के ध्वंसावशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना, ये याद रखिएगा किस प्रांत में है, दाहिने तट पर मिले थे। लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं, स्नानागार होते थे, ठीक। कुएं होते थे, बगल में स्नानागार भी लोग बनाए रहते थे, बाथरूम, इसमें नहाते थे। और पानी के निकास के लिए नालियाँ थी, क्योंकि बाथरूम में नहाएंगे तो पानी तो कहीं बहेगा ही। और टॉयलेट भी बने थे घरों में, ठीक। और कालीबंगा से क्या है, प्रारंभिक जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। और लोथल गोदीवाड़ा था। लोथल के एक दो फैक्ट और याद कर लीजिए आप लोग। हाथी दांत के उपकरण जो थे, ये क्वेश्चन आया था एक बार पीसीएस में। हाथी दांत के उपकरण सबसे पहले कहाँ मिले थे? तो लोथल में मिले थे। द्विशवाधान मतलब एक साथ दो थे। द्विशवाधान, दो बॉडी का दफन किया गया था, कहाँ से था? लोथल से ही था, ठीक। लोथल के बारे में ये फैक्ट था। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की साक्ष्य नहीं हुई है? देखिए, ताम्र पाषाणिक संस्कृति बोली ही जाती है। स्वर्ण के भी मिले हैं, चांदी के भी साक्ष्य मिले, लोहा का नहीं मिला है। लौह के साक्ष्य सबसे पहले वैदिक कालीन सभ्यता से मिले हैं, ठीक है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से शैलकृत जो था स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं। कहाँ पे है? गुजरात में। ये धौलावीरा था ना, यहाँ पे नगर 3 पार्ट में बटा था। तीन पार्ट में नगर बटा था। केवल यही एक ऐसा था जहाँ पर 3 पार्ट में नगर ऐसा था। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी साइट है, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी, सबसे बड़ा कौन सा है? राखीगढ़ी, उसके बाद धौलावीरा है। ये गुजरात में कच्छ के रण में अवस्थित है। और इसकी खुदाई आर.एस. बिष्ट ने की थी। ये भी एक बार क्वेश्चन बना है यूपी पीसीएस में कि धौलावीरा की खुदाई की खोज किसने की थी? खुदाई आर.एस. बिष्ट ने इसकी खुदाई की थी, ठीक है। ये इसमें खोजों में 7 मीटर गहरा और 79 मीटर लंबा शैलकृत जलकुंड महत्वपूर्ण है। ये जरूर याद रखिएगा। एक बार ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन बना था, भारत की किस साइड से जलकुंड के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो से तो मिले हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में वर्तमान में है। तो धौलावीरा भारत में है, यहाँ पे जलकुंड कम मिला है। सबसे बड़ा जलकुंड भारत का यहीं पर मिला है, ठीक है। और ये नगर 3 भागों में, किला नगर, मध्य नगर एवं निचला नगर 3 भागों में था, विभाजित था। बाकी सारे नगर 2 पार्ट में विभाजित थे, ये 3 पार्ट में विभाजित था। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? कपास की खेती भारत में मोहनजोदड़ो से जो है, मोहनजोदड़ो से सबसे पहले वहाँ खुदाई में वहाँ सूत की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। वहाँ सूत मतलब धागे की प्राप्ति हुई थी। तो उसी आधार पर माना गया कि यहाँ पर सबसे पहले कपास की खेती भारतीय उपमहाद्वीप में ही हुई थी। चलिए, ये कथन वाला है, क्वेश्चन पढ़ते हैं इसके। सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण कौन सा स्टेटमेंट करते हैं? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। घर तो मान लीजिए ठीक है 2 मंजिले तक होते थे, लेकिन मंदिर नहीं पाए गए हैं एक भी। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हाँ, वहाँ पर मात्र देवी की मूर्ति मिली है जो, और पशुपति शिव जी की मूर्ति मिली है वहाँ पर, जो योगी की। तो ये तो स्टेटमेंट सही हो गया। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग, पहली बात घोड़े का साक्ष्य अभी भी संदिग्ध है। घोड़े वहाँ से नहीं प्राप्त हुए। एक जगह सुरकोटदा में घोड़े की हड्डी का साक्ष्य थोड़ा सा मिला है, लेकिन इससे यह साबित नहीं हो सका कि वहाँ पर बड़े पैमाने पर घोड़े का यूज होता था, ठीक है। तो ये भी गलत है, मतलब केवल 2 एक सही स्टेटमेंट है इसका। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? एक वृषभ मुद्रा थी मृण मूर्ति पर, उस पर वहाँ मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ था। मोहनजोदड़ो में देखिए राखाल दास बनर्जी द्वारा 1922 में उत्खनन हुआ था, ठीक है। ये वृषभ मुद्रा जो कुबड़ वाला बैल होता है उसकी आकृति एक मुद्रा पर प्राप्त हुई थी। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की कृति प्राप्त हुई थी। कालीबंगा जो है राजस्थान का, यहाँ से मृण पट्टिका पर
एक दोहरे सींग वाले देवता का अंकन मिलता है। ठीक है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन थी? सुमेरिया की थी। ये कहाँ पाई जाती है? इराक और कुवैत। ठीक है। इराक और कुवैत में सभ्यता देखी जाती है, टिग्रिस नदी के पास। ठीक, टिग्रिस नदी के पास ये थे। सबसे पहले इन्होंने ही लेखन शैली की उचित प्रणाली का विकास किया था। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वोत्तम नामोल्लेख मिलता है? जब आप लोग पेपर करा करिए अटेम्प्ट, तो ऐसे जो की फैक्टर वर्ड होते हैं वहाँ पर क्या होता है, अंडरलाइन कर दिया करिए, नहीं तो इसी में मिस्टेक होती है। जैसे नहीं है ये सब रहता है, या जो की फैक्टर वाले वर्ड रहते हैं, नहीं तो क्वेश्चन में ये छूट जाते हैं। इससे क्या हुआ, हम जल्दी में क्वेश्चन पढ़ लिए और मेन वर्ड क्या है ध्यान से निकल गया, तो आंसर जल्दी में हम कुछ और लगा के निकल लेते हैं। ठीक है। वर्ण शब्द का सर्वोत्तम प्रयोग कहाँ हुआ था? ऋग्वेद में। 10वें मंडल में जो है पुरुष सूक्त में सर्वोत्तम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया था, तो यहीं से वर्ण व्यवस्था की हुई थी। गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इतरीय ब्राह्मण और कौशितकी ये किसके हैं? ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं। तांड महाब्राह्मण, षड्विंश और जैमिनी किसके हैं? सामवेद के हैं। सामवेद किससे संबंधित है? संगीत से। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का है। ठीक। कर्मकांड और गोपथ क्या है? अथर्ववेद का, जादू तंत्र मंत्र। देखो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद को पढ़ने वाला क्या कहलाता है? होत्र। नीचे लिख देते हैं, ऋग्वेद को पढ़ने वाला होत्र कहलाता है। सामवेद को पढ़ने वाला उद्गाता, ही गायन से संबंधित है। यजुर्वेद को अथर्वयो। ठीक। और जो ये गोपथ है, ये अथर्ववेद है, इसको पढ़ने वाला ब्रह्मा कहलाता है। ठीक। ये क्वेश्चन बनता है कि उद्गाता किसको पढ़ने वाला बोला जाता है, ऐसे क्वेश्चन बनता है, तो ये याद रखिएगा। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सोम का मतलब सोमरस। जो 9वां मंडल है ये सोमरस और उनसे संबंधित उनके देवता जो हैं उनको समर्पित है पूर्ण रूप से। ठीक है। 117 टोटल छंद हैं, इसमें पूरा समर्पित है सोम को। और एक फैक्ट ये याद रखिएगा, क्या है कि ऋग्वेद में सबसे अधिक किसका नाम मिलता है? इंद्र का मिलता है 250 बार। उसके बाद अग्नि का मिलता है। अग्नि को मनुष्य और देवता के बीच में माध्यम के रूप में माना गया, इनका 200 बार उल्लेख मिलता है। इसके बाद वरुण का सबका मिलता है। गंगा नदी का 1 बार उल्लेख है, 1 बार, और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख है। ठीक। यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है। यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है कहाँ पर है? यजुर्वेद में है। ये कर्मकांड से संबंधित है। ठीक। और जो यजुर्वेद है इसके 2 पार्ट हैं, कृष्ण यजुर्वेद जो कि पूरा पद्य और गद्य में है, तथा शुक्ल यजुर्वेद जो है वो केवल पद्य में है। पद्य का मतलब कविताएं और गद्य का मतलब जो पैसेज होता है। ठीक है। जो शुक्ल यजुर्वेद है, ये क्वेश्चन एक बार बना था, इसको वाजस्नेयी संहिता कहते हैं। तो क्वेश्चन यही आया था, वाजस्नेयी संहिता किस वेद को कहते हैं? तो शुक्ल यजुर्वेद को कहते हैं। ठीक है। और इसका अंतिम भाग जो है वो यजुर्वेद के ईशोपनिषद है। ठीक है। इसमें क्या है कि याज्ञिक अनुष्ठान न होकर ये आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित है। एक बार ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन बना था कि आध्यात्मिक चिंतन का संबंध किस वेद से है? तो ये इसी से है, यजुर्वेद से। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का जो संकलन है ना पूरा का पूरा, वो ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद में 1810 छंद हैं, 75 को छोड़कर बाकी सारे यही ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम संवाद किस उपनिषद में है? ठीक है। नचिकेता और यम संवाद जो था कठोपनिषद में है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है, जिसमें आचार्य यम जो थे उन्होंने नचिकेता को उपदेश दिया, क्या? न इस आत्मा का कभी जन्म होता है, न इसकी कभी मृत्यु होती है, यह अजन्मा, नित्य और शाश्वत है। ठीक है। कठोपनिषद है जो कृष्ण जो यजुर्वेद है इसका एक उपनिषद है। ठीक, ये याद रखिएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास। आज के वीडियो में इतना ही था। आगे वाले पार्ट में हम आगे की चीज़ें लेकर आएंगे। इसमें इस पूरे सीरीज में पूरी हिस्ट्री ख़त्म होगी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक्स, फिर एनवायरनमेंट,
जल्दी जल्दी इसकी वीडियो डालूंगा मैं, जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम के पहले आपका पूरा तैयार हो जाए। कमेंट में बताना वीडियो कैसी रही। जो क्वेश्चन में सॉल्यूशन कम इम्पॉर्टेंट था, ज़्यादा बड़े नहीं थे, मैंने उसका सॉल्यूशन नहीं दिया है। अगर आप लोग को ज़रूरत होगी तो आप लोग बताना, मैं सारे क्वेश्चन में सॉल्यूशन दूंगा। और इसकी जो PDF है ये इसी में लिंक नीचे दिया रहेगा, और टेलीग्राम चैनल का उसी पर इसकी PDF प्राप्त हो जाएगी आपको। और जो सजेशन होगा इसमें कमेंट करके आप लोग बता देना, ध्यान रखा जाएगा उसका। ठीक है, थैंक